अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट एट 1872 के अंदर आज हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। वो ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका परफॉर्म होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि जाहिर सी बात है, प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया था कि वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच मस्ट बी परफॉर्म्ड, जिनका परफॉर्म होना नेसेसरी हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, जिनको आप परफॉर्म नहीं कर सकते या जिनको परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन नंबर 62 है। सेक्शन नंबर 62 क्या कहता है कि इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसिजन एंड अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, अल्ट्रेशन एंड रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 62 क्या कहता है कि आपके नोवेशन का क्या इफेक्ट है, आपके अल्ट्रेशन का क्या इफेक्ट है और रेसिजन का क्या इफेक्ट है। सबसे पहले इनके जो बेसिक वर्ड्स हैं उनको समझे। अल्ट्रेशन, रेसिजन, नोवेशन, इन तीनों का मकसद क्या है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी शख्स अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइन कर दे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, पहली चीज़, या फिर उसको अटर कर दे, अल्टर कर दे। अल्टर करना के से मुराद क्या है कि उसको जो है उसके अंदर कोई कमी पेशी कर दे। पहले ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कहते हैं कि मुझे जो है 10,000 प्रोडक्ट्स चाहिए। 10,000 कोई भी प्रोडक्ट है, वो कहता है कि 10,000 की क्वांटिटी में चाहिए। अब वो उसको अल्टर कर देता है। अल्टर किस तरीके से करता है, वो कहता है मुझे 10,000 नहीं चाहिए, मुझे 5,000 चाहिए। रिस्काइन, रिस्काइन किस तरह से करेगा कि मिसाल के तौर पे टाइम पर वो चीज़ उसको नहीं मिली और वो उसको रिस्काइन कर देता है। वो उसको कहता है कि अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को यहीं आज ही अभी के अभी ख़त्म कर देता हूँ। रिस्काइन कर दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म होना ज़रूरी नहीं है। सेक्शन 62 की अगर हम डायरेक्ट वर्डिंग को समझें तो वो हमें कुछ इस तरीके से कहता है, इफ़ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन आता है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू रिस्काइन और अटर इट। अब देखें, नोवेशन, हमने नोवेशन का वर्ड नहीं समझा। नोवेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टीज क्या कर जाएं, दोनों पार्टीज एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर हो जाएं। अब जब वो एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर होंगी तो उसका क्या इफेक्ट है। जब पार्टीज, कोई भी दोनों पार्टीज एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर हो जाएं या उस कॉन्ट्रैक्ट को अटर कर दें या रिस्काइन कर दें या छोड़ दें, फिर क्या होगा। फिर ये कह रहा है, अटर इट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आ जाए 63। अब ये सेक्शन नंबर 63 क्या कह रहा है। सेक्शन 63 हमें कह रहा है कि प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ, प्रोमिसी में डिस्पेंस, प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ, और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। इसका क्या मतलब है, सेक्शन 63 को थोड़ा समझें। सेक्शन 63 क्या कहता है। सेक्शन 63 हमें बात करता है कि एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ। अभी डिस्पेंस विथ का क्या मकसद है। डिस्पेंस विथ का मतलब ये है कि जारी कर देना। ये जो वर्ड है क्या है, जारी करना। प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो कह रहा है जो भी आपका प्रोमिसी है वो जो है क्या कर सकता है, जारी कर सकता है या फिर रेमिट कर सकता है, उसको छोड़ सकता है, होली और इन पार्ट, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट या फिर आधा।
होल और इन पार्ट, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम, जो परफॉर्मेंस प्रॉमिस किया गया था उसको परफॉर्म करने का, मेड टू हिम, और मे एक्सटेंड टू द टाइम, एक्सटेंड टू द टाइम, उसके टाइम को एक्सटेंड करना, सच परफॉर्मेंस और मे एक्सेप्ट इंस्टीड ऑफ इट मे सेटिस्फेक्शन विच ही थिंक्स फिट। मिसाल के तौर पे जो आपका प्रॉमिस है वो ये कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट्स इतने टाइम में नहीं बना सकता, या मैं प्रोडक्ट्स में बना तो रहा था लेकिन कोई जो है टेक्निकल फॉल्ट आ गया, या फिर एक्सवाइजेड कोई भी वो वैलिड रीज़न देता है जिसकी वजह से वो ये कहता है मैं आपका ये काम इतने टाइम पीरियड के अंदर नहीं कर सकता, मुझे आप थोड़ा टाइम दें। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको जो है उतने टाइम के बाद वो चीज़, वो प्रोडक्ट बना के दे दूँगा। अब वो उसको सेटिस्फाई करता है, अगर वो सेटिस्फाई होता है, इफ़ ही थिंक्स फिट, अगर वो सही समझता है, उसकी डिस्क्रिएशन है, उसकी मर्ज़ी है, अगर वो चाहे तो उसको कंटिन्यू करे या फिर उसको ख़त्म कर दे। सेक्शन 63 ने सिंपली ये बात की। उसके बाद आ जाए 64। सेक्शन 64 क्या कहता है, कम consequences ऑफ rescission ऑफ voidable contracts, consequences ऑफ rescission ऑफ voidable contracts। इस सेक्शन को समझने से पहले लास्ट टाइम हमने क्या चीज़ समझी थी, voidable contracts कौन होते हैं, कौन से होते हैं voidable contracts, कुछ याद है या फिर भूल गए आप? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक पार्टी की नज़र में वाइड हो, दूसरी पार्टी की नज़र में वाइड ना हो। तो यहाँ पर ये कुछ यूँ कह रहा है कि वो कौन से वजूहात हैं, वो कौन से सरकमडांसेस हैं, वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं जहाँ पर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की रिस्क, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइन हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइडेबल, जिसकी नज़र में वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड था, तो वो क्या करेगा, वो उसको रिस्काइन कर सकता है, उसको छोड़ सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। द अदर पार्टी नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रॉमिस कंटेंट इन विच ही इज़ प्रोमिसर, किसी दूसरे पार्टी को वो प्रॉमिस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो लायबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि अगर उस प्रॉमिस की वजह से किसी ने कोई बेनिफिट लिया है, किसी ने कोई भी किसी किस्म के पैसे लिए हैं, तो वो बाउंड है उसको वापस करे, उसको रिस्टोर करे। वापस किस तरीके से करें, मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं जो है बी को कहता हूँ कि आपसे मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, एक्स वाई जेड, मिसाल के तौर पे ये बुक है, मैं चाहता हूँ कि ये बुक पर्टिकुलर ऐसी मुझे 10 बुक्स चाहिए, और ये 10 बुक्स कब देंगे आप, ये 10 की 10 बुक्स आप मुझे देंगे मंडे वाले दिन। अब वो मंडे को तो लेके आता है लेकिन 10 की जगह 5 लेके आ जाता है। अब मेरी नज़र में ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, क्योंकि उसने टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं की, क्योंकि मुझे 10 की ज़रूरत थी, 5 की तो ज़रूरत नहीं थी। तो वो क्या, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या लाइबिलिटी है या फिर मेरे डिस्क्रिशन क्या है, मैं चाहूँ तो उसको वहीं ख़त्म कर दूँ। जब मैं उसको वहीं ख़त्म करूँगा, मैंने तो ख़त्म कर दिया, लेकिन मैंने एडवांस में उसको 5000 ₹5000 भी पेमेंट की थी, तो वो उसको रिस्टोर करेगा, मुझे वो वापस पैसे देगा। सेक्शन 64 ने सिंपली ये बात की। उसके बाद आ जाए सेक्शन 65 की तरफ। सेक्शन 65 क्या कहता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वाइड एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर भी क्या कह रहा है, मिसाल के तौर पे 65 ने ये बात की कि अगर उस वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइड क्या है, वाइड एग्रीमेंट, जब वो देखें वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब वाइड हो जाएगा तो वो वाइड एग्रीमेंट बन जाएगा। लास्ट टाइम हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। अब उस वाइड एग्रीमेंट से किसी ने किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट लिया है, तो क्या होगा, अगर किसी ने किसी भी किस्म का कोई भी बेनिफिट लिया है, कोई भी बेनिफिट ऑब्टेन किया है, तो वो लायबल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बेनिफिट के बजाय क्या करे, उसको कंपनसेट करे, उसके बदले में मुआवजा दे। 66 क्या कहता है, 66 कहता है हमारे पास मोड ऑफ कंपनसेशन और रिवोकेशन रिस्काइनिंग ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। 66 ने क्या बात की, मोड्स ऑफ कंपनसेशन। अब कौन से मोड्स होंगे कंपनसेशन के, कंपनसेशन के कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं। 66 क्या कह रहा है कि द रिसीजन ऑफ अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मे बी कम्युनिकेटेड और रिवोक्ड इन द सेम मैनर। जो आपकी रिसीजन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसकी जो भी कम्युनिकेशन है, क्या है, कम्युनिकेशन, यहाँ पर सॉरी कंपनसेशन नहीं है, कम्युनिकेशन है।
कम्युनिकेशन। तो मोड्स क्या होंगे कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकिंग रिसियन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइन करने के क्या कम्युनिकेशन इख्तियार किया जाएगा। तो वो कह रहा है जिस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट को एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एडॉप्ट करते हैं, जो प्रोसीजर है एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट करने का, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अप्लाई फॉर द कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, उसके प्रपोजल को ही रिवोक कर दिया जाएगा, जो उसने प्रपोजल पेश किया उसको क्या कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा। उसके बाद 67 क्या कहता है, अब जो हमारे पास सेक्शन नंबर 67 है, 67 किस चीज़ की बात कर रहा है, 67 हमारे पास बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ निगलेक्ट ऑफ प्रॉमिस। इफेक्ट ऑफ neglect of promise, effect of neglect of promise to afford promiser to afford promiser reasonable facilities for performance, reasonable facilities for performance। फॉर परफॉर्मेंस। अब सेक्शन नंबर 67 बहुत ही इजी है। किस तरीके से इजी? 67 को हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि 67 क्या कहता है। 67 ये कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ निगलेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रोमिजर रीजनेबल फैसिलिटीज। मिसाल के तौर में जो प्रोमिजर है उसकी रीजनेबल जो फैसिलिटीज है वो परफॉर्मेंस के लिए वो उसको निगलेक्ट कर दे, क्या होगा? मिसाल के तौर पे ए है, ए बी को क्या कहता है कि आप मेरे जगह पे आ जाएं और मेरी जगह पे आके इस दीवार को पेंट कर देना। ठीक है, अब उसकी क्या थी, उसकी कुछ रीजनेबल फैसिलिटीज थी जो उसको मुहैया करनी थी। अब वो कहता है कि सर ठीक है मैं आपको जो है पेंट कर दूंगा, लेकिन आप मुझे टाइम पर सीढ़ी दे दीजिएगा, मुझे टाइम पर आप जो है एक ड्रम ला के दे दीजिएगा कलर का, मैं पेंट कर दूंगा। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं ला के दे दूंगा, और वो टाइम पर नहीं लाता। तो क्या होगा? ये कह रहा है इफ एनी प्रोमिसी नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस, उसके प्रॉमिस की जो रीजनेबल फैसिलिटीज थी जो उसको फराहम करनी चाहिए थी वो उसको फराहम नहीं करता, तो क्या होगा? द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच निगलेक्ट। तो यहाँ पर एक्सक्यूज कौन हो रहा है? प्रोमिसर एक्सक्यूज हो रहा है उसके निगलेक्ट की वजह से, नॉन परफॉर्मेंस काज देयर बाय, यानी कि जो नॉन परफॉर्मेंस हुई है वो उसकी वजह से हुई है। किसकी वजह से हुई है? ए की वजह से हुई है। ए ने उसको रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दी, इस वजह से बी ने उसको परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पर बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पर ए रिस्पॉन्सिबल है। उसका रीज़न क्या है? मिसाल के तौर पे देखें, जब आप किसी से कोई काम लेना चाहते हैं तो अगर वो आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो कुछ कहता है कि मुझे ये सामान ला के दे दीजिए, अगर आप उसको नहीं ला के देते, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जाहिर सी बात है, जब आप उससे कोई काम, वो बाउंड है अपने काम करने के लिए, वो सामान लाने के लिए बाउंड नहीं है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप उसको सारी की सारी रीजनेबल फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे तो ही वो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नॉन परफॉर्मेंस पे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमने ए और बी की एग्जाम्पल के साथ सेक्शन नंबर 67 को क्लियर किया। यहाँ तक हमने सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 67 तक के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किए, जिससे ही हम जो है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने के साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेन क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। थैंक यू, डेट्स ऑल।